नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पुष्पा स्टडी होम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, जो अध्याय पिछली बार छूट गया था उसको हम शुरू करते हैं। हमारा अध्याय का नाम क्या था? प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। तो जो टॉपिक बचा हुआ था उसको हम शुरू करते हैं। वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता। आधुनिक काल में हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन का विशेष महत्व है। कुछ लोग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को फिर से लौटाना चाहते हैं और भारत के उज्जवल अतीत का गुणगान करते नहीं अघाते हैं। उन्हें कला कौशल की प्राचीन वस्तुओं के संरक्षण की उतनी चिंता नहीं है। वास्तव में वे समाज और संस्कृति का पुराना प्रतिमान स्थापित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अतीत को ठीक से समझना निहायत जरूरी है। बेशक प्राचीन भारत के लोगों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की, पर केवल अतीत की प्रगति के बल पर ही हम आज के ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक अन्याय व्याप्त था। निचले वर्णों में विशेषतः शूद्रों और चंडालों पर जिस तरह से अपात्रताएं थोप दी गई थीं, वह आज के विचार में बड़ा ही खेदजनक है। अगर पुरानी जीवन पद्धति में परिवर्तन न लाया जाए तो स्वभावतः वे सारी विषमताएं भी सर उठाएंगी ही। भारत में सभ्यता के विकास की धारा इन सामाजिक भेदभावों की वृद्धि के साथ साथ बही है। प्रकृति मूलक और वन मूलक कठिनाइयों पर विजय पाने में हमारे पूर्वजों को जो सफलता मिली है उससे हमें भविष्य के लिए प्रेरणा मिलती है। पर अतीत को पुनः लौटाने का अर्थ होगा उन सामाजिक विषमताओं को कायम रखना जिनके कारण हमारा देश चिरकाल से दुर्दशाग्रस्त रहा है। इसलिए सही ढंग से अतीत का मर्म समझना आवश्यक है। प्राचीन मध्य और उत्तर काल की बहुत सी रूढ़ियां वर्तमान काल में भी हमारा पीछा करती आई हैं। पुराने लोकाचार, मान्यताएं, सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक कर्मकांड विधियों लोगों के मन में इतनी गहराई तक पहुंची हुई हैं कि इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। दुर्भाग्यवश ये पुराने दुराग्रह व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के विकास को रोकते हैं। इस तरह की बातों को उपनिवेशीय परिस्थिति में जानबूझकर बढ़ावा दिया जाता है। जब तक समाज से अतीत के ऐसे दुराग्रहों को दूर नहीं कर देंगे, तब तक भारत तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकेगा। जातिवाद और संप्रदायवाद देश की एकता कायम रखने और उसे प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने में बाधक बने हुए हैं। जाति प्रथा और पूर्वग्रह पढ़े लिखे लोगों के मन में भी शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को घुसने नहीं देती और सामान्य हित में एकताबद्ध नहीं होने देती। महिलाओं को नागरिक अधिकार भले ही मिल गए हों, लेकिन समाज में युगों से दबी रहने के कारण वे अपनी भूमिका निभाने में असमर्थ नहीं हुई हैं। अपनी भूमिका निभाने में सामर्थ्य नहीं हुई हैं। निम्न वर्ण के लोगों का भी यही हाल है। प्राचीन भारत के अध्ययन से हम तह में बैठकर पता लगा सकेंगे कि इन दुराग्रहों की जड़ें कहाँ हैं। हम उन कारणों को ढूंढ निकाल सकेंगे जिन पर जाति प्रथा और महिलाओं की पराधीनता टिकी हुई है और संकीर्ण संप्रदायवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अतः प्राचीन भारत का इतिहास
केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है जो जानना चाहते हैं कि अतीत का वह उज्जवल स्वरूप क्या है जिसे कुछ लोग फिर से लौटाना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो देश की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों को पहचानना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व का एक टॉपिक खत्म हो गया है और ये रहा उसका कालक्रम 1500 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व में वैदिक मूल ग्रंथों में द्रविड़ और असंस्कृत शब्दों का उल्लेख किया गया। 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व संगम का इतिहास। 3री शताब्दी ईसा पूर्व लोक भाषा के रूप में प्राकृत। 3री शताब्दी ईसा सासानी अभिलेखों में हिंदुस्तान शब्द। 4थी शताब्दी ईसा और उसके बाद राजभाषा के रूप में संस्कृत। तो अब हम विदा लेते हैं दोस्तों, मिलते हैं इसके दूसरे अध्याय में, जो कि हमारा इस बुक का जो दूसरा पार्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। तो अगली बार हम यही पढ़ेंगे। तो आप सभी दोस्तों को, सभी साथियों को नमस्ते।